दूसरा उठा। आपको कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताया गया था। अगर दो क्या पेयर ऑफ चार्ज हैं उनकी वजह से क्या होगा, फार्मूला लिख लिया था इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई R। अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं बेटा, क्या है, ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो लिखिएगा बोले देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू group of charges, electric potential energy due to group of charges, देखो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और जब स्केलर क्वांटिटी होगी तो हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं, मतलब जितने बेटा पेयर बनेंगे ना उनमें पॉजिटिव की वजह से, जो पॉजिटिव पेयर होंगे उनकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, अगर कोई नेगेटिव है तो उसकी वजह से नेगेटिव लेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया जाता है। कंडीशन आपका है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है या नेगेटिव चार्जेस की वजह से, तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो मान लो 3 है 4 है कुछ भी है, 3 का करा देना, 4 का क्वेश्चन करा देंगे, ठीक। सपोज दैट Q1 है माइनस Q2 है और Q3 है, इनके बीच की दूरी बेटा इक्विलेटरल ले रहे हैं तो R ले लिया जाए, एक बार डिफरेंट ले लेते हैं, अगर बाद में आप R1 R2 बराबर ले लेंगे, R23 R13, ये इनके बीच का सेपरेशन है। फिलहाल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों का वैल्यू क्या ले लेंगे आप, सेम ले लेंगे। तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हमने दिखा दिया कि अगर 3 चार्जेस हैं, कैसे हैं, 3 चार्जेस हैं, एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे आपके प्रेजेंट हैं, तो पूरा एक जो आपका पेयर बनेगा, ग्रुप बनेगा, उनकी वजह से नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा सभी जो डिफरेंट हमारे ग्रुप बनेंगे उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। यानी यू की जो वैल्यू आपकी होगी, यू रिजल्टेंट आएगा U1 प्लस U2 प्लस कितना U3। U1 की वैल्यू देखो बेटा इस वाले 1-2 का पेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अब Q2 देखो साइन नेगेटिव है तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव अपान R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 है तो यहाँ माइनस Q3 अपान R23 प्लस 1/4 पाई, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान क्या R13। इनमें से कॉमन फैक्टर जो हो रहा है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर प्लस वाले को पहले लिखना चाहते हैं माइनस वाले को बाद में, तो इसे आप पहले कर लो, तो Q1 Q3 अपान R13 माइनस कितना Q1 Q2 अपान R12 माइनस Q2 Q3 अपान R23। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा बेटा। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सभी के अलजेब्रिक सम कर लेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस मिलेगा पोटेंशियल, अगर नेगेटिव पेयर ऑफ चार्जेस हैं तो माइनस हो जाएगा। तो जैसा भी रहेगा उन सभी का हम लोग सम करके रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो ये केस आपका हो गया। अगर आपका ग्रुप ऑफ चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो लिख लीजिएगा
लिखिए नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस will be equal to algebraic sum of potential energy, algebraic sum of potential energy, algebraic sum of potential energy हो गया। algebraic sum of क्या लिखा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, ड्यू टू इंडिविजुअल पेयर ऑफ चार्जेस, ड्यू टू इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ चार्जेस, इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ चार्जेस, जो अलग अलग पेयर बनेंगे चार्जेस के, उनके अलजेब्रिक सम के क्या हो जाएगा, बराबर होगा बेटा, ठीक। अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ चार्जेस, इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ चार्जेस, वैसे बना के आप नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिया। चलिए अगला एक क्वेश्चन इस पे कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, बोले डिटरमाइन टोटल पोटेंशियल एनर्जी, डिटरमाइन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसकी वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा। टू माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, इसको 4 कर लेते हैं, चलो 4 माइक्रोकूलम, साइड लेंथ बेटा दिया है 10 सेंटीमीटर, साइड लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर ईच दिया गया है। चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम दिए गए हैं। तो कहा जा रहा है नेट पोटेंशियल एनर्जी जो आपका सिस्टम का होगा वो कितना होगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक। चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम है, क्या स्क्वायर के साइड्स पे आपको कॉर्नर्स पे रखे गए हैं
और जो आपका साइड लेंथ है वो सारा क्या है 10 सेंटीमीटर का है। स्क्वायर है तो सारे सेम सेम होंगे, वहाँ से आपको निकालना है। पहले पीरियड में कितने लोग पहुंचे थे बेटा? फर्स्ट पीरियड में कितने लोग पहुंचे थे? बाकी सो जाते हो क्या? हाँ, आप ही लोग के लिए चलाया जा रहा बेटा, नहीं तो फिर ऐसे अटेंडेंस रहेगी तो फिर वही रहेगा कि छुट्टी, फिर आराम करना, बाद में कहना भाई ये बच्चा है वो बच्चा है। इस सालों का जब तक छुट्टी है थोड़ा मौका है, फ़ायदा उठा लीजिए, नहीं तो बाकी तो 2 रेगुलर चलना ही चलना है। जब तक टाइम है तब तक तो पढ़ लीजिए। एक हफ्ता आपने बिता दिया, 1 हफ्ते और बचे हैं। कोचिंग में 5 घंटा 6 घंटा रेगुलर क्लासेस होती हैं, है ना, तब आप लोग पहुँच रहते हैं। और यहाँ कुछ कंडीशनल 4 साढ़े 4 घंटा क्लास हो रही तो भी आधे लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे बहुत तो वो लगे तो ग्लूकॉन डी वगैरह लेके आया करें, बॉटल में घोल के पी लिया करो, है ना जी, थक जाते होंगे तो। आया बेटा, बताएं। इतना बड़ा तो नहीं था जी। कितने पेयर बने? 3 नंबर ऑफ पेयर 6। कितने लोग का 4 बना? 4 पेयर्स 4 नहीं बना। 3 वाले, अच्छा 5 वाले 5 पेयर्स, 6 पेयर, 8 पेयर, 2 पेयर्स नहीं हुआ। तो अलग कुछ लोगों के अलग अलग पेयर्स बने हैं। तो पहला तो सबसे बड़ा डिसीजन वही है, पेयर्स कितने बनेंगे। क्योंकि बेटा जो चार्जेस हैं, ठीक, सभी फिलहाल यहाँ पॉजिटिव नेचर के लिए गए हैं, ठीक। तो हमारा जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो 1/4πε0, और फिलहाल यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम सेम है, तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। ऐसे u की वैल्यू निकालोगे रिजल्टेंट, तो पहले u का पेयर बना दिया जाए बेटा। देखो एक पेयर इनकी वजह से हमने बना दिया, u1 मान लो। एक पेयर इनकी वजह से बना दिया, u2 मान लो। एक पेयर इनकी वजह से बना दिया, u3 मान लो। एक पेयर इनकी वजह से बना दिया, u4 मान लो। 4 तो ये बन गए, बहुत लोगों ने 4 बनाया, ठीक। कितने लोगों ने बनाया? अच्छा 3 कितने लोग बनाए थे? हाँ 3 नहीं कोई बनाया? अच्छा कोई बता रहा था, हाथ उठाया था बेटा। यहाँ सब एक दूसरे से क्या होने चाहिए? बनने चाहिए। तो ये अभी इनके साथ नहीं, इनका कोई कोरिलेशन हुआ ना, तो एक पेयर ये भी तो बनाएंगे, और ये इनसे भी अभी नहीं मुलाकात इनकी हुई है तो ये भी एक बनाएंगे। मतलब हर एक दूसरे के साथ लिंक आउट होना चाहिए, ठीक। तो कंडीशन कितना हो गया? एक पेयर u5, एक पेयर u6, 6 पेयर बनेंगे बेटा, 4 नहीं बनेंगे। खाली इसीलिए आपको क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पे 3 के केस में क्या बना? 3 ही पेयर बना, लेकिन 4 के केस में कितने बन गए?
6 पेयर, ऐसा नहीं 3 के केस में 3 और 4 के केस में 4। 4 तो आपस में साइड साइड बनाना और क्रॉस क्या डायगोनल के थ्रू जो आपका बनेगा तो 6 पेयर बनेंगे। सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉमन होगा। आर बीच में बराबर है तो आर को भी कॉमन कर लें, है ना, कि लिख दें अलग अलग, कॉमन कर लें यार, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉमन कर लो, बचेगा इसे हमने मान लिया Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक। तो यहाँ पे नहीं कॉमन नहीं करिए आर को, क्योंकि अभी हमारा इस पेयर में आपका बराबर नहीं रहेगा। रुक जाइए बेटा, कॉमन नहीं करिए, क्योंकि इन 4 पेयरों में तो बराबर होगा ना, लेकिन जो एक ये वाला डायगोनल वाला पेयर बनेगा यहाँ पे r√2 हो जाएगा। अगर 10 लिया है ना तो ये दूरी कितनी आएगी 10√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ नहीं कॉमन होगा इसलिए छोड़ दे रहे हैं। या तो 4 को अलग पेयर बनाओ, 2 को अलग पेयर बनाओ, तब आपका क्या कॉमन कर सकते हैं 2 जगह पे 1 पे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ले लेते हैं साथ में ही। तो देखो Q1 Q2 ये माइक्रो कूलम में है, कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶, ठीक। तो Q1 पहले हम लिख लेते हैं वैसे ही, Q1 Q2 अपान R प्लस Q2 Q3 अपान R प्लस Q3 Q4 अपान R प्लस Q1 Q4 अपान R, Q1 Q4 अपान R प्लस, अब डायगोनल देखो Q1 Q3 अपान R√, यहाँ से R√2 हो जाएगा भैया, अगर R ले रहे हैं तो ये क्या आएगा R√2, ठीक। और ये आएगा Q2 Q4 अपान R√2। ये तो हमारे चार्जेस और सेपरेशन हमने लिख लिया। अब उसके मैग्नीट्यूड आप रख दो बेटा, 9 × 10⁻⁹ Q1 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपान R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा ना, 0.1 मीटर हो गया बेटा। Q2 Q4 आप लोगे, Q2 Q4 आप लेंगे, नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे हो गया Q2 Q3 2 × 4 है ना, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपान R की वैल्यू यहाँ पे 0.1 प्लस Q3 Q4 4 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपान 0.1। अब ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक। और फिर आपका Q1 Q4 है 2 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 बाई 0.1 प्लस इनका डायगोनल ले रहे हैं 2 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपान 0.1√2 और एस की वैल्यू लिख लेंगे 2 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपान कितना आएगा बेटा, ये भी 0.1√2 आएगा। देखो 10⁻⁻6 सभी में 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 सब में कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब बाहर लोगे 0.1 को भी बाहर ले लो, 0.1 भी बाहर ले लें तो 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा। तो +1 और ये -12 था, बचेगा 10⁻-11 और 10⁻-11 को कॉमन करोगे यहाँ 10⁻9 प्लस में है तो बचेगा 10⁻-2, ठीक। तो ये बचेगा हमारे पास 9 × 10⁻-2 ब्रैकेट में, ये देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 बाई √2 और ये हो गया कितना, ये भी 8 बाई कितना आएगा ना, इतना ही, ठीक। नहीं बुझे, नहीं बुझे, अरे भाई देखो हमने 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 हुआ 10⁻⁻12 और ये 0.1 नीचे है, डेसिमल में है ना, इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हो,
पॉइंट हटाओगे 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और -12 + 1 बचेगा 11, 11 माइनस बाहर आएगा तो 10⁻+9 है, और -11 तो पावर नेट कितना बचेगा, अरे 9 - 11 तो -2 ही बचेगा बेटा ना, तो पावर कितना बचा 10⁻²। ये 2 2 जा 4 हुआ, ये 2 4 जा 8 हुआ, ये 4 2 जा 8 4 4 जा 16 हुआ, और ये फिर 4 2 जा 8 हुआ, और ये 4 2 जा 8/√2 बचा रह गया यहाँ, क्योंकि 0.1 ही कॉमन केवल किया है, और यहाँ भी 8/√2 बचा रह गया। इसको आप 8/√2 को लिख सकते हैं क्या 4√2, अरे भाई 8 को लिख सकते हैं 4 × √2 × √2, एक √2 कटेगा 4√2 4√2, ठीक। यहाँ वाला हमने काउंट कर दिया, टोटल कितना आया बेटा 9 × 10⁻² इंटू देखो 8 चौक 32 4 36 36, और ये बचा बेटा 8 4√2 + 4√2। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, इनकी वैल्यू क्या किया जाए, शिफ्ट कर लें। देखो इनकी वैल्यू जब रखोगे बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जल्दी, देखो इनकी वैल्यू रखोगे तो 4√2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 36, 4 × 1.4 ले लीजिए, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम उतना राउंड ऑफ कर ले रहे हैं एक डिजिट, ठीक है, और प्लस ये 4 × 1.4, ये हो गया 56 5.6, 9 × 10⁻² इंटू 36 प्लस 5.6 प्लस 5.6, मतलब ये हो गया आपका 11.2। 11.2 इसमें जोड़ लो तो कितना आएगा 9 × 10⁻², -2 है बेटा, ये होगा 36, और आपको हो गया 11 47.2, मल्टीप्लाई कर लो बेटा पूरा 18 1 9 5 63 64 36 42, यानी आ गया 424.8 × 10⁻²। इसको पावर को हटा देते हैं तो नेट वैल्यू आपकी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 4.2, इसको 8 को राउंड ऑफ कर ले रहे हैं 25 जूल। नेट आपको जो पोटेंशियल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली मिलेगा वो 4.25 जूल। कितने लोगों का लंबा आया था बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आ गया था, राउंड ऑफ कर देंगे तो वही 3 हो जाएगा यार, ठीक। अब इस समय हमने क्या √2 की वैल्यू 1.414 के बजाय 1.4 ही लिया है, तो थोड़ा सा ठीक वो करेंगे तो डेसिमल में 1 पॉइंट का फ्लक्चुएशन मिलेगा। जल्दी करिए। हो गया जी, जल्दी करिए।
जब भी ग्रुप ऑफ चार्जेस पे आएगा बेटा, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है ना, तो हमेशा ईच एंड एवरी का अदर के साथ पेयरिंग होना चाहिए। मतलब हर एक दूसरे के साथ क्या करे, पेयर का फॉर्मेशन करे, उतने आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग करो वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग बनाएंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, work done in rotating an electric dipole in an electric field. Work done in rotating an electric dipole, work done in rotating an electric dipole in an electric field, in an electric field. हो गया, वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम लोग कैसे रोटेट करते हैं, वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो लिखेंगे कैसे, देखो बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे हम लोग बेटा क्या किसी एंगल थीटा रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर थीटा एंगल आप रोटेट कर रहे हो तो उस केस में कितना वर्क करना पड़ेगा उस रोटेशन में, उसी को टर्म लेते हैं हम लोग वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन, बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेते हैं ना वो कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म। कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसीडरेशन जो होता है यूनिफॉर्म हम लोग लेते हैं। ठीक, तो कंडीशन देखो, और यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, यूनिफॉर्म के रिप्रेजेंटेशन के तरीका क्या होता है भाई, लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल हो और एक दूसरे से उनके बीच का सेपरेशन जो है वो सेम रहे, इक्विडिस्टेंट रहे। ठीक, तो मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक, इस समय ये θ1 एंगल पे है बेटा, यहाँ से हमने इसको रोटेट करके θ2 एंगल तक आप ले जाते हो। कहाँ तक ले जाते हो बेटा, θ2, θ1 से इसको हमने रोटेट किया, θ2 एंगल तक ले गए। ये अब एंगल टोटल बना जो है ये θ2 है। ठीक, θ1 से θ2 तक आप रोटेट करके ले जा रहे हो। देखो चूंकि जो आपका डाइपोल है, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज हमने इधर लिया है तो इस पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन या इधर होगा, इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक, अब इसे हमें अगर यहाँ से रोटेट करना है, क्या करना है, इसको रोटेट करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना। अगर रोटेट, क्योंकि फोर्स इधर ले जा रहा है, हम इसको इधर ले जाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इस रोटेशन में जो हम लोग वर्क डन करेंगे वही इसकी रोटेशनल, अगर हम लोग उसी को 90 से लेते तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होती है। फिर अभी हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। डायग्राम बना लीजिए तो बताया जाए। कितने लोग बताएंगे आपको टार्क, पहले टार्क बताया था ना पहले,
टार्क बताया गया था कि नहीं अभी? एक मिनट, तो टार्क नहीं बताया गया है, जरूरत पड़ेगी बेटा। देखो अगर कोई भी डाइपोल है, हम पहले टार्क को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डाइपोल है ना, ठीक, मान लो थीटा एंगल पे आपका है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा या इक्वल टू Q इंटू ई, ये हमारा होगा किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे। तो 2 मिनट तो आप रुक जाइए, अब हम लोगों ने वर्क डन लिख ही लिया है, यही हम टार्क एक्सप्लेन कर रहे हैं साथ में ही, ठीक। तो जब टार्क आपका मान लो किसी एंगल थीटा पे था, मान लो सपोज दैट, हम थोड़ा सा एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। अगर मान लो किसी स्टैंड पे ये थीटा एंगल पे हो, डाइपोल बेटा किसी स्टैंड पे अगर किस पे हो आपका, इनिशियली वो थीटा एंगल पे है, कितना एंगल पे हो? थीटा एंगल पे है। तो उस कंडीशन में मान लो इस स्टैंड पे थीटा एंगल पे चार्ज आपका प्लस क्यू है, और इस पे चार्ज बेटा माइनस क्यू है। इस पे फोर्स जो लगेगा, फील्ड आपका राइटवर्ड है, तो फोर्स आपका जो लगेगा इधर की तरफ, इस वाले चार्ज पे फोर्स आपका इधर की तरफ लाएगा। अब कंडीशन क्या होता है, जो टार्क होता है टाउ इक्वल टू होता है, हम लोग पढ़ते हैं आर क्रॉस एफ, यानी कि जो पेयर ऑफ फोर्सेज है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक। तो यहां से क्या करेंगे, हम लोगों ने आपने पढ़ा है जो लेंथ हम लेते हैं डाइपोल का 2l लिया जाता है। क्या लेते हैं बेटा? 2l लेते हैं। तो अगर लेंथ हमने 2l से रिप्रेजेंट किया, कितने से रिप्रेजेंट किया? 2l से, और किसी स्टैंड पे इसका एंगल जो थीटा बना रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस के, देखो टार्क का डेवलपमेंट तभी होगा जब फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शंस अलग अलग हों। When two equal and opposite forces are act on a body at two different line of actions, उनके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग, एक ही एक्सिस पे रहेगा, दोनों कैंसिल कर देगा या तो दोनों सपोर्ट करेगा। जब दोनों के क्या होंगे, देखो ये इधर ले जाना चाह रहा है, ये इधर ले जाना चाह रहा है, लेकिन एक ही लाइन पे नहीं ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा। जैसे मान लो ये पकड़ बेटा, बीच में पकड़ो, और बीच 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 सेंटर पे, हाँ, जैसे ये है ना, थोड़ा हाथों पर पीछे दिखे, ये है इसको। अब ये क्या कर रहे हैं, हम इसको अगर दोनों एक तरफ करें तो घूमा क्या, इधर ले आया तभी नहीं घूमा, लेकिन हमने एक पे फोर्स इधर लगाया, दूसरे पे इधर, देखो ये रोटेट करेगा। तो रोटेट होने की छोड़ दो, रोटेट होने के लिए क्या होता है, जब अगर लाइन ऑफ एक्शन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या करेगा, वो टार्क का डेवलपमेंट करेगा। तो यहाँ जो टार्क डेवलप होगा ना, क्या डेवलप होगा बेटा, टार्क डेवलप होगा। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लेते हैं, लेंथ 2l है और एंगल आपका थीटा है, तो थीटा के साइड के कंपोनेंट कॉस होता है, थीटा के अपोजिट वाला क्या लेते थे, साइन लेते थे। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा, ये 2l साइन थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन 2l साइन थीटा के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ऐसे लिखना है, इफ एट एनी इंस्टेंट, if at any instant, ठीक, क्या डाइपोल मेक्स एन एंगल, डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाए, ठीक, देन थीटा, देन इट एक्सपीरियंसेस ए टार्क, TORQUE होगा बेटा, इट एक्सपीरियंसेस ए टार्क, ठीक। तो उस केस में वहां पे एक टार्क का डेवलपमेंट होगा, और टाउ की जो वैल्यू आपकी होगी, टाउ इक्वल टू होता है बेटा आर क्रॉस, या वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आर क्रॉस क्या लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है। अब फोर्स जो होगा, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई के बराबर होता है। अगर चार्ज उसकी वैल्यू Q है और फील्ड की वैल्यू बेटा E है, तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q इंटू ई के बराबर होगा। तो जितना यहाँ पे QE इधर, उतना ही QE क्या होगा, इधर की तरफ। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो उस केस में वो टार्क का फॉर्मेशन करेंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाला 2l, कितना बेटा, साइन थीटा, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई, यानी टार्क का जब मैग्नीट्यूड होगा, मॉड के टर्म में आप लोगे, तो मॉड ऑफ टार्क 2l साइन थीटा इंटू QE हो गया। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग, तो इसको लिख लेते हैं Q इंटू 2l को एक साथ में, इंटू E इंटू साइन थीटा, ठीक। Q इंटू 2l क्या होता था,
इसी को P कहते थे बेटा, तो ये हो जाएगा P इंटू E इंटू साइन थीटा के बराबर हो गया। तो टाक की जो वैल्यू हो गई वो PE साइन थीटा के क्या होगा आपका इक्वल होगा। अगर थीटा की वैल्यू इफ थीटा इक्वल टू कितना 0, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो टाउ की वैल्यू कितना होगा P इंटू E। ये वैल्यू हमारा बेटा मैक्सिमम होता है, ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम। और इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू कितना हो 180, तो टाउ की वैल्यू होगी कितना PE का साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितना होता है बेटा -1, तो माइनस PE के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन हमारा हो गया। टार्क अब कितना लगेगा, तो पहले इसे पॉइंट कर लेंगे हम लोग टार्क, क्या कर लेंगे टार्क। तो टार्क की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, फार्मूला हो गया PE साइन थीटा के बराबर होता है। अब टार्क आप चूंकि पहले नहीं पढ़े हुए हैं तो टार्क आप नोट कर लीजिए, पहले ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा बेटा, ठीक। तब इसको, हाँ बेटा, अरे सॉरी 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 सॉरी, काश की 0 होता है यार, गड़बड़ हो गया। अरे काश 180 क्या होता है 270 होता तब -1 होता। हम लोगों ने कितना 180 लिया है ना, तो टाउ की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी बेटा, अपोजिट रहेगा, ठीक। तो थीटा डायरेक्शन और क्या अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू जो होगी वो 0 0 होगी। किसी एंगल पे लेंगे तब उस केस में वैल्यू मिलेगी। अगर 90 लिया तो उस केस में क्या PE के बराबर होगा मैक्सिमम। अगर 270 लेंगे तो -PE हो जाएगा, ठीक। लिखा दो, तो लिख लीजिएगा लाइन, वहीं पे सब पॉइंट बना लेना। टार्क उसी में टार्क बना लीजिएगा, देखिएगा। if an electric dipole is put if an electric dipole is put inside a uniform electric field, making an angle theta from the direction of field, देखिएगा, then it experiences a torque, which having tendency to rotate the dipole parallel to the field, उसकी टेंडेंसी होती है डाइपोल को रोटेट करके किधर लाना बेटा फील्ड के पैरेलल, ठीक। अब ऐसे बना के आप नोट कर लीजिए।
अटेंडेंस शीट आया था बेटा, अटेंडेंस आया है, हो गया, सबका हो गया है। हो गया, जल्दी करिए। चलिए देखिए बेटा, अब डायपोल को अगेन अगर हम लोग बेटा रोटेट करते हैं स्मॉल एंगल डी थीटा, तो उस केस में आपको क्या टॉर्क या अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अगेंस्ट इसको क्या करते हैं, डी थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो नीचे लिखिएगा, if dipole is rotated through a small angle d theta, through a small angle d theta, तो स्मॉल एंगल क्या लिखा है बेटा, d theta, then ऐसे कर लो, नहीं देन स्मॉल एंगल d theta against the electric field, then work will be needed for this purpose. Which is given as, क्या होगा बेटा, वर्क डन की जो वैल्यू होगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी बेटा क्या, टाउ इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगा। और टाउ की वैल्यू है कितना बेटा, पीई साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू हुई। तो डब्ल्यू के वैल्यू करेंगे इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यही अगर मान लो, ठीक है, अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली जो डायपोल था वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में हो, फील्ड की डायरेक्शन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, और उसे थीटा एंगल टोटल रोटेट किया गया हो, या थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हमने रोटेट किया हो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, हो गया, नीचे लिखेंगे द वर्क डन, नोट कर लिया कि नहीं अभी,
जल्दी करो। देखिए, द वर्क डन क्या लिखा बेटा? तो इस केस में क्या होगा, जो वर्क डन की हम लोग बात करेंगे बेटा, क्या लिखा था इसे में बोलो। द वर्क डन, एक मिनट स्टेटमेंट बीच में देखिए, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम the work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2, from angle theta 1 to theta 2, so the work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2, तो W की वैल्यू होगा बेटा, लिमिट क्या ले लेंगे हम लोग, थीटा 1 से थीटा 2, तो PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। बेटा साइन थीटा यहाँ से PE कॉमन होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रल क्या इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, PE माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से, थीटा 1 टू थीटा 2, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो PE माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। तो मिल गया हमारा W की वैल्यू PE, थोड़ा सा पॉजिटिव वाले पहले लिख लो, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहीं पे लिख लेते हैं, इफ डाइपोल इज इनिशियली क्या इन द डायरेक्शन ऑफ क्या इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम यानी फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। तो बोला जाता है इफ डाइपोल इज इनिशियली in the direction of field that is at equilibrium condition, डायरेक्शन ऑफ फील्ड में हो, इसका मतलब क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो थीटा 1 की जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, एंड थीटा 2 की जगह मान लो से थीटा तक हम लोगों ने रोटेट किया, थीटा 1 क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए 0, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज W इक्वल टू हो जाएगा बेटा PE cos 0 माइनस cos थीटा। तो कितना आ जाएगा बेटा, PE ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos थीटा के बराबर हो गया। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से थीटा एंगल तक रोटेट करेंगे तो फार्मूला बेटा ये यूज करेंगे, अगर पहले थीटा 1 पे था, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किया तो हम लोग फार्मूला ये यूज करेंगे। ठीक, तो जैसा भी रहेगा वहां से वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। अगर पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वहां से थीटा एंगल तक रोटेट किया तो वर्क डन के लिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। और अगर हमारा पहले क्या थीटा 1 पे था और बाद में हमने थीटा 2 तो रोटेट किया तो फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो जैसा भी रहेगा आप वहां पे पुट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी सा पॉइंट हम लोग बना लेते बेटा। अगर डाइप नोट हो गया, जल्दी करें।
बोले बेटा, देखो अगर डाइपोल को इक्विलिब्रियम यानी कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड से हम लोग 90 डिग्री रोटेट किया जाए, ठीक, अगर डाइपोल जो है, इफ डाइपोल इज रोटेटेड, लिख लो नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ डाइपोल इज रोटेटेड, इफ डाइपोल इज रोटेटेड, डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, if dipole is rotated through 90 degree from the direction of field, ठीक, then from the direction of field, then work done, तो वर्क डन की वैल्यू जो होगी, यानी कि θ1 डायरेक्शन ऑफ फील्ड लेने का मतलब क्या था, θ1 की वैल्यू पहले से 0 थी, θ2 की वैल्यू कितना ले लिया जाए, यानी कि θ1 इक्वल टू 0 एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसे क्वेश्चन में 0 रखा था तो ये 1 आया ही था, और θ2 90 रख लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो W की वैल्यू हो जाएगी बेटा PE 1 माइनस कितना cos 90, तो वैल्यू आ जाएगा PE, या यहाँ भी कर लो cos 0 माइनस cos 90, उसमें आ जाएगा cos 0 माइनस cos 90, तो ये होगा 1 माइनस 0 दैट इज PE के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन की वैल्यू यानी W90 जो आपका होगा 90 डिग्री के लिए अगर आप करोगे तो उस केस में वर्क डन हमें PE के बराबर आएगा। मतलब अगर कोई भी डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री क्या किया, उसे आपने रोटेट किया, तो उस केस में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो PE के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। एक कंडीशन जल्द नोट कर लीजिए, हो गया। आगे लिखेंगे, अगर डाइपोल को बेटा हम लोग फील्ड की डायरेक्शन से कितना अपोजिट रोटेट किया जाए, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर दे, तब उस केस में वर्क डन की वैल्यू कितना होगा, 2P लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इफ डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, if dipole is rotated through 180 degree from the direction of the field, 180 degree from the direction of the field, then the work done will be, क्या आ जाएगा बेटा, अगर θ1 की वैल्यू तो 0 है ही है, θ2 की वैल्यू आपके बार कितना 180 डिग्री, तो यहाँ पे W की वैल्यू हो जाएगी PE cos 0 माइनस cos 180, PE cos 0 की वैल्यू पहले लिखा है 1 है, और माइनस माइनस क्या 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये प्लस ये यानी 2PE के बराबर आ जाता है। दैट मीन्स अगर किसी को 180 डिग्री आपको डाइपोल रोटेट करना है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो वर्क डन की जो रिक्वायरमेंट होगी बेटा वो 2PE के बराबर होगा, जो वर्क नीडेड होगा कितना हो जाएगा, वो 2PE के बराबर होगा, यानी कि 90 पे रोटेट किया तो PE, अगर 180 तक रोटेट किया तो 2PE, ठीक। हो गया बेटा, लिखिए आगे,
ये तो केस आपका हो गया। वर्क अगर हम लोग निकाल रहे हैं उसको रोटेट करने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा डाइपोल को, तो इसके बेस पे आप निकाल लेते हो। अगर थीटा की वैल्यू आप कहाँ से डायरेक्शन ऑफ फील्ड से 90 तक रोटेट किया तो वर्क डन की वैल्यू पी के बराबर होगा। और अगर उससे क्या कहाँ तक 180 डिग्री रोटेट किया तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई आपका 2 के बराबर हो गया। तो ये केस आपका होता है डाइपोल को रोटेट करने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। इसे क्या लेते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो वहां पे वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी इसके बेस पे आप डिटरमाइन कर लेते हैं। हो जाएगा बेटा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। दूसरा है अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रोटेट कर रहे हैं किसी पोजीशन पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो याद रखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी, कोई लोग बताओगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसके बराबर होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन ये कहाँ से कब कैसे रोटेट करते हैं तब ये आता है बेटा। बताओगे। हाँ बेटा, नहीं डाइपोल है तो पेयर ऑफ चार्जेस तो रहेंगे ही, डाइपोल ही की बात कर रहे हैं हम लोग। वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की नहीं बात कर रहे हम लोग, यहाँ डाइपोल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो डाइपोल है तो पेयर ऑफ चार्जेस ऑलवेज रहेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। देखो और लोग बैठो, आप लोग आपको बताएंगे बेटा। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोग बात करेंगे ना तो बोला जाता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। 90 से थीटा तक रोटेट करने में जो आपने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसीलिए वहां पे 90 यानी थीटा 1 की वैल्यू 90 और थीटा 2 की वैल्यू थीटा। तो इस फार्मूले में यानी वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू ए गिवन एंगल, मतलब थीटा 1 की वैल्यू क्या लेंगे 90 और थीटा 2 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ थीटा। तो थीटा 1 90 लोगे बेटा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये वैल्यू होगी माइनस कॉस थीटा। तो इसीलिए मल्टीप्लाई करते माइनस पीई कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो माइनस पीई इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा पढ़ते हैं। तो माइनस जो साइन पी कॉस थीटा आता है वो वहीं से आता है कि जब किसी डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड यानी फील्ड के परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल तक रोटेट करने में जो आपका वर्क डन होगा वो उसकी क्या कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो उसके बेस हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो वही फार्मूला आपको मिलता है W इक्वल टू U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा बराबर आता है। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field।
हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, potential energy of an electric dipole in an electric field is equal to the work done in bringing, अब दो तरह से डिफाइन करते हैं बेटा, इन ब्रिंगिंग डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द फील्ड, इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर क्या करने में, ले आने में जो वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। लेकिन जब हम लोग पैरेलल टू द फील्ड ला रहे बेटा ना, क्या कैसे ला रहे हैं हम लोग, वर्क डन ब्रिंग द डायपोल इन्फिनिटी टू इनसाइड द फील्ड, जब फील्ड के अंदर उसको ले आएंगे तो उस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारी स्टोर्ड होगी। दूसरा तरीका आपका होता है जब मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं किसी डायपोल को अगर हम लोग क्या फील्ड के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल तक रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगी, स्टोर्ड होगी। तो हम लोग जब निकालते हैं फिलहाल उसी के बेस पे निकालेंगे, या दोनों से कहीं से भी आप निकालेंगे तो हमारा जो रिलेशन मिलता है वो सेम मिलेगा। जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, सेम मिलता है। दोनों से फार्मूला हमारा जो आता है वो सेम आता है, चाहे जैसे भी आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो नीचे लिखिएगा, बाकी समय कोई वो है नहीं। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे डायरेक्ट, तो जो वैल्यू आपकी होती है थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है तो लिख लीजिए, डेरिवेशन का कोई रोल है नहीं, डायरेक्ट लिखवा दिया जाए। तो लिखिएगा, नीचे लिखिए 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल electric potential energy of the dipole is given by equation when it लिख लो, अच्छा लिख लो। तो U इक्वल टू कितना आएगा बेटा, U इक्वल टू माइनस कितना P cos थीटा, थीटा है, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या डायपोल एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक्सिस के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। ठीक, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डायपोल and electric field। हो जाएगा बेटा, अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अगर, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर बेटा स्केलर, अगर इसका इक्वेशन P और E के टर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, W इक्वल टू माइनस P डॉट E। अगर उसी को वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे तो W की वैल्यू जो आपकी होती है माय क्या इन वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेंगे,
यू की वैल्यू होगी माइनस पी डॉट ई के बराबर हो जाएगा। यू की जो वैल्यू आएगी बेटा माइनस पी डॉट क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे इसके लिए भी लिख लो, अगर डाइपोल हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 रखा जाए तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, 0। अब थीटा की वैल्यू नीचे लिख लो, इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, if dipole is perpendicular to the field, डाइपोल पर फील्ड के कैसे हो परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90। सो यू की वैल्यू जो होगी यू इक्वल टू आएगा माइनस पी cos 90 और वैल्यू नेट आ जाएगी 0। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 होती है। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 हो जाती है। अगर आपका क्या थीटा की वैल्यू कितना हो 90 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू मिलेगा बेटा वो 0 होगा। ठीक हो गया। दूसरा, अगर थीटा को 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो बेटा, अगर 180 डिग्री तक रोटेट किया जाए तो लिख लीजिए, इफ डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, इफ डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, from the position of stable equilibrium, from the position of stable equilibrium, then ये u की वैल्यू u 90 के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी लिखा था बेटा, कितने डिग्री के लिए 90 डिग्री के लिए आपका 0 आया। ठीक, जब u 180 करेंगे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा u 180 इक्वल टू माइनस पी ई cos 180, cos 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। और ये हाईली अनस्टेबल, यानी कि इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन अनस्टेबल वाली कहानी होती है। जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहलाता है, और जब हमारा नेगेटिव रहेगा तो कैसा होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। ठीक, इसके बेस पे आप यहाँ से डिजाइन कर लेंगे। हो जाएगा। ये हो गया बेटा, वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक, टॉर्क कितना होगा वो भी आपको बता दिया है। ठीक, अभी आप क्वेश्चन कर लीजिए तब फोर्स के बारे में बताया इसमें। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल and electric dipole, which is made up of charges, which is made up of charges plus minus 20 microcoulomb, made up of charges plus minus 20 microcoulomb, plus minus 20 microcoulomb on putting at a distance, on putting at a distance, on putting at a distance 10 centimeter,
10 सेंटीमीटर, कितना? If this dipole is rotated, from the direction of field to an angle 60 degree, then determine work done for this process. इस प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? Then determine work done for this process. उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस निकालिए। डाइपोल के चार्जेस और उनके बीच का सेपरेशन दिया गया है, ठीक। उसको कितना डिग्री रोटेट किया गया? इक्विलिब्रियम से 60 डिग्री रोटेट किया गया। तो रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको निकालना है। उसी में बी पॉइंट कर लो, एंड आल्सो उसी में बी पॉइंट कर लो बेटा। एंड आल्सो डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, at दिस कंडीशन, मतलब वो जब थीटा इक्वल टू 60 पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? है बेटा 10 पावर -6, ये क्या है? और पोटेंशियल एनर्जी उतना ही रहेगा, पक्का? ये बदल जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ तो दोनों आपका सेम आ गया, अगर एंगल 60 के अलावा कुछ और होता तब भी क्या दोनों सेम आता? हाँ, जैसे अभी आपने वर्क डन निकाला, बोला है उतना ही है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव है, ऐसे कुछ आया, ठीक। क्या अगर ये एंगल 60 के अलावा कुछ और लिया होता, हमने 30 लिया होता, 45 लिया होता, तो क्या उस कंडीशन में भी वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैग्नीट्यूड में दोनों सेम आता? तब चेंज हो जाता।
यहाँ पे रीजन इसलिए था कि वर्क डन की वैल्यू आपने लिखा क्या, PE1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 60 वैल्यू 1/2 आया, 1 में से 1/2 घटाया तो भी 1/2 बचा, और जब डायरेक्ट माइनस PE कॉस थीटा लिखा तब भी उसकी वैल्यू 1/2 आया। तो इसलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में केवल मैग्नीट्यूड सेम सेम आ रहा है। ऐसा मत कॉन्सेप्ट बना लेना कि इसका तो कभी भी पूछेगा सीधा एक निकालेंगे दूसरा मार देंगे तुक्का, तो वो केवल इस पर्टिकुलर केस के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं। बेटा अगर कोई अदर एंगल आपका लेंगे तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड अलग होगा और आपका वर्क डन का जो होगा वो अलग होगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि ऐसे में बात हो गई तो उसको एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है वो भाई। डिफॉल्ट एक ऐसी कंडीशन बनी कि जब दोनों वैल्यू न्यूमेरिकली सेम मिल गया। ठीक, तो आपने निकाला होगा W की वैल्यू PE, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन से बोला गया, यानी डायरेक्शन ऑफ फील्ड से बोला गया, तो 1 माइनस कितना हो गया cos थीटा, तो P की वैल्यू Q इंटू 2L, क्योंकि P की वैल्यू गिवन तो है नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे Q इंटू 2L इंटू E, 1 माइनस cos 60 की वैल्यू, cos 60 था बेटा ना, तो 1/2 हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री दिया है बेटा, तो Q की वैल्यू कितना चार्ज था, 10 20 था जी, 20 इंटू 10 टू पावर -6, L की वैल्यू 10 था ना, तो ये हो गया 0.1 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है तो वैल्यू कैसे तो लोग निकाल लिया जी, बिना फील्ड के वैल्यू कैसे आ गया, अब नहीं लगाए देखो, हाँ जी, बिना फील्ड के आंसर कैसे आ गया तुम लोगों का, भाई फील्ड तो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, कि दिया है बेटा, तो बिना फील्ड के तो लोग वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पा गया, सब जादूगर हो। लिख लो बेटा वहां पे क्वेश्चन लिख लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, if electric field intensity is 4 into 10 to power 5 Newton per coulomb, 4 into 10 to power 5 Newton per coulomb, हुआ जी, कहाँ से आया था जी आंसर, फिर E की वैल्यू ऐसे रख लिया है? तो यहाँ लिखेंगे बेटा 5 इंटू 10 टू पावर 4 बोला, 5 बोला, 4, अच्छा 4 इंटू 10 टू पावर -5 बोला, टेन टू पावर 5 बोला है +5, तो ये बचा 1/2 बेटा, इस 2 से इसको काट दो तो हो जाएगा 4, 22 जा 40 और 0.1 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 4, पावर बचा हमारा कितना -1, और इसको 40 इंटू 0.1 तो 4 हो गया, 0.1 यानी कि 0.4 जूल। और दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी निकाला होगा, माइनस कितना P cos थीटा माइनस P की वैल्यू आपने निकाल लिया कितना 2 इंटू 10 टू पावर -6, 2 इंटू 10 टू पावर -6, अरे 2 से 20 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 आ जाएगा। E की वैल्यू है बेटा 4 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल तो 2 2 जा 4 अब बचेगा माइनस, यानी -0.4 जूल। तो वैल्यू यहाँ पे दोनों का न्यूमेरिकली सेम है, साइन हमारा क्या हो गया बदल गया। बात अलग है आपका भी वैल्यू सेम आया था है ना, बट वो कहाँ से आया था आप ही जानो। कितना आया था उसे कहाँ से चलो ठीक, और कुछ E की जनरल पॉइंट ले लिए होंगे क्या, E का वैल्यू नहीं रखा, खाली P का थीटा P साइन थीटा लगा के मार दिया है। हो जाएगा बेटा,
जल्दी करिए। नेक्स्ट हेडिंग कर लेना बेटा। अगर दो डाइपोल हैं एक दूसरे के पास हम रखते हैं बेटा, तो उनके बीच में फोर्सेस कितने लगेंगे। ठीक, तो जो फोर्स लगता है ना वो डिपेंड करता है उनका ओरिएंटेशन कैसे कैसे आपने रखा है, अलोंग सेम एक्सिस रखा है, पैरेलल टू द एक्सिस रखा है, या कैसे रखा गया, उसके बेस पर हम लोग वहाँ से फोर्स के लिए ठीक है रिलेशंस बनाते हैं। तो लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लिख लीजिए। फिर कल देखिए, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, अगर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग रखते हैं बेटा, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, देखो अगर इन दो डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है, आज कौन सा जुलूस निकल रहा है बेटा, कुछ है क्या आज? अच्छा, सरदार जी लोग का है। चलिए, मतलब सबसे साफ और स्वच्छ जुलूस जो है अपने यहाँ निकलने वाला वो यही है ना, बाकी में तो सब। चलो फिलहाल एक ऐसा जुलूस है जहाँ पे लोग सफाई भी करते हुए चलते हैं, है ना, नीचे देखो पानी वानी झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, और बाकी वाले हम खाली गंदगी फैलाते हैं, है ना। ठीक, जहाँ खाएंगे प्लेट वहीं फेंक देंगे, जहाँ करेंगे वो, है वो भी खा के फेंके प्लेट तब भी सही है, उसे हम रख के फेंक देते हैं रोड पे, है ना। अच्छा देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो कंडीशन क्या है, अगर दोनों डाइपोल्स बेटा अलोंग द एक्सिस रखे गए हैं, क्या रखे हैं, अलोंग द एक्सिस रखे गए हैं, मतलब एक ही एक्सिस पे दोनों लाई कर रहे हैं। अगर दोनों अपोजिटली हैं, यानी कि दोनों का एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव की तरफ हो, या एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव की तरफ हो, तो उस केस में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करेंगे। आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल इनमें इंटरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, F इक्वल टू, अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो साइन हम लोग नेगेटिव लेते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 इंटू P2 अपान R के पावर 4। R दोनों के बीच का सेपरेशन होता है, याद रखिएगा, 6 P1 P2 अपान R के पावर क्या होगा, 4। अगर दोनों सेम एक्सिस पे है, अलॉन्ग द सेम एक्सिस, एक का डाइपोल मोमेंट मान लो P1 है, दूसरे का डाइपोल मोमेंट कितना है, P2 है, तो उस कंडीशन में अगर इनकी वजह से डाइपोल मोमेंट P1 है, इसका P1 है और इसका वाला कितना है, P2 है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, माइनस साइन इंडिकेट करेगा अट्रैक्शन को, अगर इसका पॉजिटिव होता तो एक दूसरे को रिपेल करते तो पॉजिटिव साइन लेते। ठीक, तो सिचुएशन ये होगा, डायग्राम बना कर लीजिए, बाकी और कोई और नहीं पूछा जाना है। दूसरा, अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे गए हों, माइनस क्यों माइनस, अब यहाँ भी सेम रख सकते हैं, अपोजिट वाला रख सकते हैं। अगर इनके बीच का सेपरेशन जो है वो R है बेटा, इनके सेंटर इक्वेटोरियल कंडीशन बनेगी, जैसे वहाँ एक्सियल बन रही है तो यहाँ क्या बनेगा, इक्वेटोरियल बनेगा। तो अगर दोनों ऐसे रखे गए हैं तो यहाँ पे F की वैल्यू देखो, अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो आते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी को याद है बेटा, 3 P1 P2 अपान R के पावर 4 हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें हैं, इतना कर लीजिए और जल्दी से आप लोग भी निकल लीजिए, नहीं तो अभी रास्ते में जाम लग जाएगा, है ना। हाँ, केमिस्ट्री वाले सर नहीं आएंगे ना आज, अच्छा जी।